हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो चलिए इससे पीछे हम लोग पढ़े थे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। नेक्स्ट हम इससे आगे अब शुरू करने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर। और इसके पहले के सारा चीज आप लोग कुछ ना कुछ 10th में पढ़े होते हैं, जिसके कारण थोड़ा इजी भी नज़र आता है और मन भी अच्छा लगता है। लेकिन ये भी चीज़ उसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। तो ये भी पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इससे आगे हम अब शुरू करने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्लियर। तो हम लोग बोले स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है। तो ये हुआ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, गोली अपवर्तक सतह, गोली अपवर्तक सतह। तो ये आपका कुछ नहीं है, जैसे आप लोगों ने मिरर में पढ़ा था। तो मिरर क्या था कि मिरर कहता है कि ये आपका एक हॉलो स्फेयर है। चलिए इसको हम काट देते हैं और इसके एक फेस को अगर हम पॉलिश करते हैं तो ये मिरर बन जाता है। क्लियर। इतना आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं ना। ये कहता है कि यहाँ पर जो ये आपका फुल है, सॉलिड है, पूरा भरा हुआ है। ये स्फेयर कैसा है? पूरा भरा हुआ है। और अगर इसके एक पार्ट को काट दें तो ये क्या बन जाता है? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्लियर, बात समझ गए होंगे। तो ये क्या बनेगा? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये क्या होता है? तो ये कहता है कि द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सरफेस is a part of hollow sphere. It is a part of sphere, not hollow sphere. It is a part of sphere of transparent refracting material. Transparent refracting material. तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। क्लियर। तो ये कहता है गोली अपवर्तक सतह, गोली अपवर्तक सतह पारदर्शक अपवर्तक माध्यम के गोले का एक भाग है, गोले का एक भाग है। तो सिंपल में आप समझ गए होंगे कि ये है क्या। तो ये आपका एक स्फेयर है जो पूरी तरीके से फिल है, पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है, और उसका हम एक पार्ट को काट देते हैं तो ये क्या बनेगा? तो ये बन जाता है आपको स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्लियर, समझ गए होंगे। तो चलिए इसके टाइप्स की ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। पहला को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर। तो उत्तल गोली अपवर्तक सतह, तो ये आपका होगा उत्तल गोली अपवर्तक सतह। और दूसरा को हम लोग कहते हैं कॉनकेव, कि कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर। और इसे हम लोग कहते हैं अवतल गोलीय, कि अवतल गोलीय अपवर्तक सतह। क्लियर। तो चलिए यहां तक आप राइट करें, तब तक हम थोड़ा इंक डाल रहे हैं पेन में।
चलिए ओके, ना देखें ये हो गया होगा। नेक्स्ट इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो दोनों पार्ट को हम लोग अलग अलग देखेंगे कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है और कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये आपका हुआ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? नेम उत्तल गोली अपवर्तक सतह। क्लियर? तो ये कहता है कि द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग surface whose shape is convex, whose shape is convex towards Raymer medium, is called convex spherical refracting surface, convex spherical refracting surface। क्लियर? चलिए अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ना। चलिए हम लोग देखते हैं, तो कहता है वह गोलीय सतह जिसका विरल माध्यम की ओर आकार, जिसका विरल माध्यम की ओर आकार उत्तल होता है, उसे उत्तल गोली, उसे उत्तल गोली अपवर्तक सतह कहते हैं। क्लियर? कि जैसे अगर आप देखें तो ये आपका एक स्फेयर है। क्लियर? और यहाँ से हम इस पार्ट को काट देते हैं। वैसे चलिए हम इसके एक सेंटर का चिन्ह दे देते हैं। तो चलिए अप्रॉक्स यहाँ पर ये आपका सेंटर है। तो ये जो शेप आपको तैयार हुआ इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। क्लियर? तो ये आपका बनता है, इसे हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? बात समझ गए? हमने क्या किया, अगर आप देखें तो ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम क्यों है? कि यहाँ पर ग्लास भरा हुआ है, यहाँ पर ग्लास है। बात समझ गए? तो इस शेप को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? बात समझ गए होंगे कि हुज शेप इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स रेयर मीडियम। अगर हम लोग यहाँ पर पोल का बात करें तो ये जो पॉइंट बनाएगा ये पोल होगा और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आप पहले से जान रहे हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपको कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? ना हम लोग देखते हैं अब कॉनकेव। तो ये हुआ कॉनकेव स्फेरिकल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चलिए इसका हिंट क्या होगा? अवतल गोली अपवर्तक सतह। क्लियर? कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अवतल गोली अपवर्तक सतह। अब यहां से देखें, आप डेफिनेशन खुद ब खुद बना सकते हैं। तो ये कहता है अगर शेप कॉनकेव हो, किधर? रेयर मीडियम की ओर, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, spherical refracting surface whose shape is concave, towards rear medium, is called concave,
इज कॉल्ड कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? बात समझ गए होंगे कि वह गोलीय सतह, कि वह गोलीय सतह जिसका विरल माध्यम, कि जिसका विरल माध्यम की ओर आकार अवतल होता है, उसे अवतल गोली अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह कहते हैं। क्लियर? तो चलिए ये दो डिफिनीशन आपका क्लियर हुआ। अगर हम लोग इसका फिगर बनाएं तो इसका फिगर कैसा होगा कि जैसे आप देखो यहाँ से ये आपका एक पार्ट है और इस तरीके से ये आपका क्या बना, पूल, और ये जिस स्फेयर से बना है, जिस गोले से बना है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? तो ये आपका हुआ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये क्या हुआ, कॉनकेव, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। क्लियर? तो चलिए आप यहां तक इसको लिख लें। चलिए ओके, कंप्लीट। मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। तो चलिए दोनों का डेफिनेशन आप जान गए। डेफिनेशन बहुत इजी है कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है क्या। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है कि इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल या मीडियम, कि यह एक पारदर्शक अपवर्तक माध्यम के गोले का एक भाग है। ये कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक को कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं और दूसरे को कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्लियर? ना देखिए, इसमें जब हम लोग आगे, जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं और रिफ्रैक्शन पढ़ने लगते हैं, तो उसके पहले कुछ असम्पशंस आते हैं। असम्पशंस का मतलब कि हमें कुछ दिशा निर्देश का पालन करना पड़ता है, उसको मान के ही हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो चलिए इसके लिए भी कुछ असम्पशंस हैं। तो सबसे पहले हम उस असम्पशंस को देख लेते हैं कि आखिर वो असम्पशंस हैं क्या। क्लियर? तो चलिए असम्पशंस, तो ये आपका हुआ असम्पशन। सबसे पहला असम्पशंस हमें कहता है कि आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है, इसका एपर्चर बहुत छोटा है, कि एपर्चर इज स्मॉल, एपर्चर इज स्मॉल। तो ये आपका हुआ एपर्चर, एपर्चर इज स्मॉल। एपर्चर मतलब होता है द्वारक, और द्वारक क्या है आपका, तो द्वारक छोटा है, द्वारक छोटा है। क्लियर? तो ये पहला असम्पशंस हुआ। नेक्स्ट असम्पशंस, तो नेक्स्ट असम्पशन कहता है कि इसमें जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रहता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर जैसे आप देखें कि ये अगर आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को लेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ रहे हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट होगा। तो ये कहता है कि द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट which lie on principal axis, which lie on principal axis, कि वस्तु, तो ये कहता है वस्तु बिंदुवत वस्तु होती है। वस्तु कैसा होगा, तो बिंदुवत वस्तु होती है, जो मुख्य अक्ष पर स्थित रहती है, जो
मुख्य अक्ष पर स्थित रहती है। क्लियर? तो ये आपका था नेक्स्ट एसेम्पशंस। क्लियर? फिनिश। तो तीसरा आपको एसेम्पशंस कहता है कि द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, the incident ray refracted ray and normal make small angle with principal axis। क्लियर? कहने का मतलब हुआ आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों मुख्य अक्ष के साथ, तो मुख्य अक्ष के साथ छोटा कोण, बनाती है। क्लियर? तो ये 3 एसेम्पशंस हैं जिसको मान के हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला एसेम्पशंस एपर्चर छोटा है, एपर्चर स्मॉल है। दूसरा एसेम्पशंस ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रहता है। और तीसरा एसेम्पशंस है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मेक स्मॉल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब हुआ आपतित किरण, अपवर्तित किरण और विलंब तीनों मुख्य अक्ष के साथ छोटा कोण बनाती है। क्लियर? तो चलिए इस एसेम्पशंस को याद रखें और इस एसेम्पशंस को मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? चलिए इसको रब कर रहे हैं। बाकी प्रत्येक वीडियो में हम नहीं बोलते हैं, लेकिन शुरू में ही हम बोले थे कि जब भी आप वीडियो देखने बैठें, क्लास करने बैठें, तो कॉपी और कलम के साथ बैठें और साथ साथ लिखें। क्लियर? तो इसे लिखें तभी आपको अच्छा बेनिफिट होगा। क्लियर? ना देखें रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका मतलब आपका हुआ कि उत्तल गोली अपवर्तक सतह, उत्तर गोली अपवर्तक सतह से अपवर्तन। क्लियर? बाकी इसको आप ये भी दे सकते हैं कि फॉर रियल इमेज का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। क्लियर? तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो ये देखें, ये आपका एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्लियर? फिनिश। ये क्या बना आपका पूल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर चलिए रेयर मीडियम है और इधर क्या है आपका डेंसर मीडियम है। क्लियर? हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो चलिए हम एक ऑब्जेक्ट ले लिए O, और ये ऑब्जेक्ट से रे कहाँ इंसिडेंट होगी, तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, और इसके सेंटर से आपका नॉर्मल बनेगा। क्लियर? तो चलिए इस तरीके से आप नॉर्मल बना दें। तो
तो ये आपका बना नॉर्मल। क्लियर। और दूसरी चीज़ हम लोग जानते हैं कि जब आपका रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इस तरीके से नॉर्मल की ओर झुकेगी और ये यहाँ पर आके आपका जहाँ पर ये कटेगी यहाँ पर इमेज बना देगा। क्लियर। चलिए इस पॉइंट को भी एक नाम देते हैं, तो चलिए हम इसे नाम दे रहे हैं ए। और यहाँ से चलिए एक परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए, तो ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया एम। चलिए अब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सर्च करते हैं, मार्क करते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है। आप देखें यहाँ से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का कोण। ये आपका इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इट इज आई। क्लियर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का कोण, ये आर हो गया। चलिए इस एंगल को आप अल्फा मान लीजिए, इस एंगल को बीटा मान लीजिए और इस एंगल को गामा मान लीजिए। क्लियर। इस तरीके से हमने मान लिया। क्लियर ना चले यहां पर मान लेते हैं कि लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ lie on the principal axis after refraction through spherical refracting surface, its image I is formed। क्लियर। बात समझ गए कि माना कि एक बिंदुवत वस्तु मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष पर स्थित है। क्लियर। गोली अपवर्तक सतह से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब आई प्राप्त होता है। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बाकी सारी चीज को हम मान लेंगे और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि मे भी हो सकता है, क्योंकि ये जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिनती है, तो मे भी आपको हम इसके बचे हुए पार्ट को एक्सटेंशन में भी डाल देंगे। क्लियर। बात समझ रहे होंगे, तो एक्सटेंशन में डालेंगे। आप गौर से इसको पढ़ते रहें, आज इसका एक प्रूफ तैयार होगा। और अगर आप क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें आता है प्रूफ दैट μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। क्लियर। तो वही चीज़ आपके सामने जस्ट थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा वो प्रूफ। चलिए सारा चीज़ हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर देखें कि अगर हम लोग यहाँ से बात करें PO, तो चलिए सारे डिस्टेंस कहाँ से मापे जाते हैं, पोल से मापे जाते हैं। तो चलिए ये PO क्या है आपका U, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु की दूरी। अगर आप देखें यहाँ से PI क्या है आपका, जैसे PI इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट करते हैं और ये आपका होगा इमेज डिस्टेंस। क्लियर ना। देखें PC, तो चलिए PC को भी हम लोग मान लेते हैं। PC आपका क्या है, PC को R से डिनोट करते हैं, मीन्स रेडियस ऑफ कार्वेचर। क्लियर।
तो ये आपको होता है रेडियस ऑफ कार्वेचर। क्लियर? तो ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कार्वेचर। क्लियर? रेडियस ऑफ कार्वेचर का मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। क्लियर? ना देखें यहां पर ये म्यू1 क्या है आपका? म्यू1 है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम फिनिश्ड, मतलब विरल माध्यम का अपवर्तनांक। सारा हिंदी में आप लिख लेंगे, हम सारे के बारे में बोल रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम क्या होगा? विरल माध्यम का अपवर्तनांक, एंड म्यू2 क्या हो जाएगा आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? तो ये सारा चीज हम लोग मान लेंगे और इससे आगे भी बहुत कुछ मानते हैं। तो जैसे आप देखें यहाँ पर हम एंगल को मान रहे हैं, एंगल AOP और M। तो एंगल AOM ये आपका क्या है? अल्फा। अगर आप देखें तो ये एंगल को भी हम लोग माने हैं AIM, ये क्या है? AIM, इट इज बीटा N। एंड एंगल ACM ये क्या है आपका? गामा। फिनिश्ड? तो चलिए यहां तक हम सिर्फ सारे चीज को मान लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे। तो एक ट्रायंगल लेते हैं कि OAC। ना देखें यहां पर हम लिख रहे हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल OAC। गौर से ध्यान देंगे, आप लोग पढ़े होंगे पीछे भी ट्रिग्नोमेट्री में कि कहीं भी किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अब आप इस ट्रायंगल को गौर से देखें OAC, तो इसमें आपको एक्सटीरियर कौन सा नजर आ रहा है? देखें गौर से, तो ये क्या है? I। तो यहां पर आपको मिलेगा इट इज इक्वल टू I इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज अल्फा प्लस गामा। क्लियर? बात समझ रहे होंगे? नेक्स्ट आप देखें, तो नेक्स्ट फ्रॉम ट्रायंगल हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं IAC। चलिए ये आपका I हुआ, ये E हुआ और ये C हुआ। अगेन एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर के सम के बराबर होगा। तो यहां पर देखें आप, तो ये आपको हुआ, तो यहां पर कौन सा एक्सटीरियर? गामा। तो ये आपको निकलेगा दिस इज गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। तो ये आपका हुआ R प्लस बीटा। तो चलिए इससे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया गामा माइनस बीटा। क्लियर? चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। फिनिश्ड? ना देखें हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ का मतलब स्नेल के नियम से। तो जब आप स्नेल का नियम यूज करते हैं तो किधर से किधर हम जा रहे हैं? 1 से 2 में जा रहे हैं, 1 से 2 में जा रहे हैं। तो हम लोग लेते थे ना 1 μ2, ये क्या हो जाता है? ये होता है आपका μ2 बाय μ1 और इट बिकम्स इक्वल टू साइन I बाय साइन R। तो साइन I बाय साइन R। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं? ना देखें ये यहां पर आ गया आपका μ2 बाय μ1, इट इज इक्वल टू, अब भी आपने एसेम्पशंस में माना था कि एंगल कैसा है? सारा एंगल स्मॉल है। और अगर स्मॉल एंगल होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जहां जरूरत होता है साइन थीटा को टेन थीटा को थीटा ले सकते हैं। तो चलिए उसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं और उस प्रिंसिपल का यूज करके हम इसे लिख सकते हैं साइन I इज इक्वल टू I एंड साइन R इज इक्वल टू R। फिनिश्ड? चलिए ये देखें, ये आपका बन रहा है μ1 I और क्या बन गया? μ2 R। तो चलिए यहां तक आप पहुंच गए। ओके, ना चलें यहां पर राइट करें। बाकी जानकारी के लिए आप इसके बगल में, तो इसके बगल में ये भी आप लिख सकते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल, इसका मतलब क्या हुआ? छोटे कोण के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो साइन थीटा को टेन थीटा और टेन थीटा को थीटा ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं।
एच, और नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ तक आप राइट करें, फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स। चलिए चलिए इससे आगे के लिए अगेन शुरू करते हैं। तो ना यहाँ पर देखें, अब भी आप लिखे हैं μ1 i इज इक्वल टू μ2 r। तो μ1 ये यहाँ पर आपने लिखा μ1 i इट इज इक्वल टू क्या है आपका μ2 r, और i और r का वैल्यू आपने निकाला था। तो i इज इक्वल टू क्या निकाला है, तो ये हो जाएगा μ1 i इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो ये आपका हुआ अल्फा प्लस गामा, पीछे हम लोग निकाल चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें μ2 r, तो r इज इक्वल टू भी आप निकाले थे, वो क्या निकाले थे आप, तो गामा माइनस बीटा। तो ये आपका आ जाएगा इट इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अगेन हम लोग ले सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग ले लेंगे μ1, ये हो जाएगा 10 अल्फा 10 गामा, इट इज इक्वल टू μ2, और ये होगा आपका 10 गामा माइनस क्या होगा, माइनस 10 बीटा। क्लियर? चलिए अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे। हमने क्या किया, फिर हम एक बार आपसे बोल रहे हैं कि पहले हम सारे चीज को मान लिए, u v r i r अल्फा बीटा गामा सारा चीज। फिर हमने एक ट्रायंगल लिया ओ ए सी, एक्सटीरियर एंगल दो इनर के बराबर, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। फिर हमने लिया आई ए सी अगेन गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, हमने इससे आर का मान निकाल लिया, गामा माइनस बीटा। क्लियर? नेक्स्ट आप देखें हमने स्नेल्स लॉ का यूज किया। जब स्नेल्स लॉ का यूज निकाल, हम किधर से किधर ट्रेवल कर रहे हैं, रहिए से डेंसर 1 to 2, तो 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 साइन आई बाई साइन आर। अगेन एंगल स्मॉल, तो साइन आई साइन आर, तो μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू आई बाई आर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। यहाँ पर हमने उस वैल्यू को पुट किया, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। क्लियर? बाकी सारे को हमने 10 लगा दिया, 10 अल्फा प्लस 10 गामा माइनस 10 बीटा।